नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के अंग्रेजी प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2016 में पूछा गया था उस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि विगत 5 वर्षों में पूछे गए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। बहुविकल्पीय में पहला प्रश्न पूछा गया था, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड पुट्स इम्फेसिस ऑन। इम्फेसिस का मतलब होता है किस पर जोर देता है डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड, तो ये रीडिंग पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर 1 रीडिंग इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द ऑब्जेक्टिव केस, यानी दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑब्जेक्टिव केस में है। यहाँ पर देखिए ही और दे ये सब्जेक्टिव केस में है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो हिज दिया गया है ये पॉजेसिव केस में है, यानी अपना अधिकार दिखाने के लिए ये मेरा है, ये तुम्हारा है, इस टाइप से जो अधिकार दिखाने वाले शब्द होते हैं वो पॉजेसिव केस में होते हैं, इस वजह से हिज भी उत्तर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 3 हिम, जो कि ऑब्जेक्टिव केस में है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच लेटर आर साइलेंट इन द वर्ड साम। यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है PSALM, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन कौन से लेटर साइलेंट है। देखिए जब आप इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं तो इसको लिखा जाता है शाम, ठीक है, SAM। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से ऐसे लेटर हैं जो कि साइलेंट हैं। यहाँ पर देखिए S तो आ ही रहा है तो ये साइलेंट नहीं हो सकता। उसके पहले जो P आ रहा है ये देखिए P का प्रोनाउंसिएट नहीं हो पा रहा है, यानी कि P साइलेंट हो गया, और L का प्रोनाउंसिएशन भी नहीं हो पा रहा है, यानी कि L भी साइलेंट हो गया। तो दिए गए शब्द में कौन से 2 लेटर साइलेंट है, तो आपका उत्तर हो जाएगा P और L। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। चौथा प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एड इज ऑडियो विजुअल, यानी दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑडियो विजुअल यानी कि श्रव्य और दृश्य सामग्री है। तो यहाँ पर देख लीजिए रेडियो, टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन ये सभी केवल ऑडियो हैं, जबकि कंप्यूटर जो होता है वो ऑडियो और विजुअल दोनों होता है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 कंप्यूटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुविकल्पीय में अंतिम प्रश्न पूछा गया था, विच इज द 9th मंथ ऑफ द ईयर, यानी दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा साल का 9वां महीना होता है, तो ये सितंबर होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। दोस्तों अब बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। छठा प्रश्न पूछा गया था, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव, यानी एक वाक्य आपको दिया गया है और प्रश्नवाचक वाक्य में इसको आपको कन्वर्ट करना है। वाक्य दिया गया ही फॉलोज द रूल्स ऑफ ग्रामर। यहाँ पर देखिए वर्ब की जो फॉर्म है फॉलो, उसमें यस या फिर ईएस लगा हुआ है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए डज या फिर डू से शुरू किया जाता है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आपको दिया गया ही, तो ही के अनुसार आपको डज यूज करना होगा। तो पहले आपका हो जाएगा डज ही, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से यस या फिर ईएस हटा दिया जाता है, तो हो जाएगा डज ही फॉलो द रूल्स ऑफ ग्रामर। आपका सही उत्तर हो जाएगा डज ही फॉलो द रूल्स ऑफ ग्रामर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न पूछा गया था, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ब इनटू एडजेक्टिव। यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है, टॉम ट्रबल्ड हिज इंटायर फैमिली, इसमें जो अंडरलाइन यहाँ पर वर्ड दिया गया है इसको बोला जा रहा है कि एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले तो इसका मीनिंग समझ लीजिए। टॉम ट्रबल्ड हिज इंटायर फैमिली मतलब कि टॉम ने अपनी पूरी फैमिली को परेशान कर दिया। ट्रबल मीन्स परेशान कर देना या फिर मुसीबत में डाल देना। ठीक है, तो अब देखिए जब आप इसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो ट्रबल्ड जो ट्रबल का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये ट्रबल्ड अपने आप में एडजेक्टिव होता है। इसको एडजेक्टिव के तौर पर कैसे यूज कर सकते हैं? एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब यहाँ पर देखिए फैमिली जो है वो नाउन है, तो अब जब हम लोग को एडजेक्टिव के रूप में इसके यूज करना होगा तो नाउन के साथ इसको यूज करना होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे इसका सेंटेंस बनेगा। आपको ये भी ध्यान देना है कि इसका सेंस नहीं बदलना चाहिए, मतलब इस वाक्य का जो अर्थ है वो नहीं बदलना चाहिए। अभी इसका अर्थ ये हो रहा है कि टॉम ने अपनी पूरी फैमिली को मुसीबत में डाल दिया या फिर परेशान कर दिया। तो अब इसका ट्रबल्ड को जब आप एडजेक्टिव में बदलेंगे तो आपका हो जाएगा ट्रबल्ड फैमिली ऑफ टॉम वाज इन दैट सिचुएशन ड्यू टू टॉम। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, द ट्रबल्ड फैमिली ऑफ टॉम वाज इन दैट सिचुएशन ड्यू टू टॉम। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है एक्टिव वॉइस में, ही इज हेल्पिंग मी, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। इस वाक्य को आप देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज लगा हुआ है, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई हुई है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो
जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो अब ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, क्योंकि एक्टिव से जब पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब, जैसे ऑब्जेक्ट मी है तो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम यूज होगा और उसके बाद बीइंग का यूज किया जाता है, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगा आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। देखिए हेल्पिंग जो हेल्प वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, क्योंकि ही जो सब्जेक्ट था इसको जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम में हो जाएगा, ठीक है। पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। नवा प्रश्न पूछा गया है, पॉइंट आउट द आर्टिकल्स यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड आल्सो मेंशन देयर काइंड्स। मतलब कि दिए गए वाक्यों में कौन सा आर्टिकल यूज किया गया है आपको मेंशन करना है और वो आर्टिकल का कौन सा प्रकार है ये भी आपसे पूछा गया है। तो देखिए पहला सेंटेंस दिया गया है, देयर वाज अ मैन हुज नेम वाज मार्को पोलो। तो पहला आर्टिकल यहाँ पर आपको दिख गया ए, ठीक है। ए जो होता है वो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। इसके बाद अगला सेंटेंस पढ़िए, ही वाज द सन ऑफ एन इटालियन मर्चेंट। तो देखिए एक आर्टिकल यहाँ पर द यूज किया गया है और दूसरा आर्टिकल यहाँ पर एन यूज किया गया है एक ही सेंटेंस में। तो जो द होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, यानी कि निश्चित चीज़ों के पहले द का यूज किया जाता है। और यहाँ पर एन जो यूज किया गया है वह वॉवेल के अनुसार एन यूज किया गया है और ये एक इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, ठीक है। आगे का सेंटेंस पढ़िए, ही वाज बोर्न इन वेनिस। इस वाक्य में कोई भी आर्टिकल नहीं है। अंतिम वाक्य दिया गया, ही वेंट फ्रॉम यूरोप टू चाइना। तो सभी सेंटेंसेस को मिलाकर मात्र 3 आर्टिकल यूज किए गए हैं। पहले सेंटेंस में ए जो कि एक इंडेफिनिट आर्टिकल है और दूसरे सेंटेंस में 2 आर्टिकल यूज किए गए हैं। पहला द जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और तीसरा यूज किया गया एन जो कि एक इनडेफिनेट आर्टिकल है। 10वां प्रश्न पूछा गया था, नेम द डिग्री ऑफ कंपैरिजन विथ एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 प्रकार के डिग्री होते हैं। पहला पॉजिटिव डिग्री, जब एक ही पर्सन या फिर एक ही चीज़ की बात की जाती है तो वहाँ पर पॉजिटिव डिग्री होता है। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि दिस हाउस इज़ बिग, तो यहाँ पर एक ही घर की बात की जा रही है तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री होगा, ठीक है। दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में 2 पर्सन या फिर 2 चीज़ों की तुलना की जाती है। जैसे अगर मैं ये बोलूँ एग्जाम्पल, दिस हाउस इज़ बिगर देन दैट वन, यानी कि यह घर दूसरे घर से बड़ा है। तो यहाँ पर 2 घर की बात हो रही है और उनकी तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री होगा, ठीक है। और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री, जब 2 से ज़्यादा व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के बीच में किसी एक विशेष की श्रेष्ठता के बारे में बात की जाती है तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि रजत इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि रजत क्लास में सभी बच्चों से सबसे ज़्यादा स्मार्ट है, तो यहाँ पर कई बच्चों में रजत को श्रेष्ठ बताया गया है, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 11 की, राइट द फॉलोइंग फिगर्स इन वर्ड, यानी कि आपको 2 अंक दिए गए हैं और इनको वर्ड्स में आपको लिखना है। पहला है 79 दिया गया है तो आप 79 लिख देंगे और दूसरा दिया गया है 48 तो आप 40 और उसके आगे 8 लिख देंगे। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, यानी लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 12वां प्रश्न पूछा गया था, डिफाइन एडजेक्टिव विथ एग्जाम्पल, यानी एडजेक्टिव की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखनी है। एडजेक्टिव की परिभाषा आप लिख सकते हैं, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं, द स्मॉल बॉय इज माई ब्रदर। यहाँ पर देखिए बॉय क्या है, वो नाउन है और उसकी विशेषता कौन बता रहा है, स्मॉल बता रहा है, मतलब कि वह छोटा बच्चा छोटा है, यानी जो छोटा है वो बच्चे की विशेषता बताया जा रहा है, तो यहाँ पर स्मॉल जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 13 की, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। पहला वाक्य दिया गया, द फ्लावर्स स्मेल स्वीटली, तो यहाँ पर देखिए द फ्लावर्स स्मेल स्वीट हो जाएगा, ठीक है, स्वीटली नहीं होगा, स्वीट होगा, द फ्लावर्स स्मेल स्वीट। दूसरा दिया गया है, ही हैज़ 10 रुपीज़ नोट, यहाँ पर देखिए इसको जब आप करेक्ट करेंगे तो हो जाएगा ही हैज़ अ 10 रुपी नोट, यहाँ पर रुपीज़ में एस जो लगा हुआ है वो हट जाएगा, केवल हो जाएगा ही हैज़ अ 10 रुपी नोट। 14वां प्रश्न पूछा गया था, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय चेंजिंग द डिग्री ऑफ
कंपैरिजन एज इंडिकेटेड अगेंस्ट एज, यानी दिए गए वाक्यों के आगे जो आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताया गया है उसमें आपको चेंज करना है। पहला वाक्य दिया गया है कालिदास वाज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन से ये क्लियर हो रहा है कि ये कंपैरेटिव डिग्री में है। अब आपको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ग्रेटर का ग्रेटेस्ट में कन्वर्ट करना होगा, तो आपका पूरा वाक्य बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में कालिदास वाज ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। ठीक है। दूसरा इसी में पूछा गया है राम इज वाइजर देन श्याम। यहाँ पर देखिए वाइजर के बाद देन लगा है, इससे ये कंपैरेटिव डिग्री में है, क्लियर हो जा रहा है। अब इसको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो देखिए आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं श्याम इज नॉट एज वाइज एज राम। ठीक है, श्याम इज नॉट एज वाइज एज राम आपका सही उत्तर हो जाएगा। 15वां प्रश्न पूछा गया था कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर 2 वर्ड यानी शब्द दिए गए हैं, इनका स्पेलिंग आपको कंप्लीट करना है। पहला जो शब्द है वो ब्यूरो का है, इसका स्पेलिंग होता है BUREAU। फिर से सुन लीजिए BUREAU इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा जो पूछा गया है वो न्यूमेरस का स्पेलिंग है, स्पेलिंग हो जाएगा NUMEROUS। एक बार फिर से सुन लीजिए NUMEROUS इसका सही उत्तर है। 16वां प्रश्न पूछा गया था पंक्चुएट द फॉलोइंग पुटिंग कैपिटल लेटर्स एंड अदर पंक्चुएशंस मार्क वेयर एवर नेसेसरी। मतलब दिए गए सेंटेंस में जहाँ पर भी आपको कैपिटल लेटर या फिर जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं वो सभी आपको पुट करना है। पहला दिया गया है द टीचर सेड टू राम। यहाँ पर देखिए जो द है ये कैपिटल लेटर से शुरू होगा, यानी टी जो है कैपिटल लेटर हो जाएगा। ठीक है, पहला यहाँ पर आपको करेक्शन करना है। उसके बाद से देखिए द टीचर सेड टू राम, उसके बाद से यहाँ पर आपको एक कॉमा लगाना होगा और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हो जाएगा व्हेन विल यू कम, यहाँ तक। ठीक है, व्हेन विल यू कम, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना होगा और यहाँ पर आपका डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज हो जाएगा। इसके बाद से देखिए आगे जो सेंटेंस दिया गया है वो है राम सेड। ठीक है, सेड के बाद से फिर से एक बार कॉमा लगेगा और यहाँ से डबल इन्वर्टेड कामा ओपन हो जाएगा। उसके बाद से जो आई है ये कैपिटल लेटर में हो जाएगा, फिर हो जाएगा आई विल कम आफ्टर एन आर। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर फुल स्टॉप लग करके ये डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज हो जाएगा। ये पूरा आपका सेंटेंस बन जाएगा। 17वां प्रश्न पूछा गया था हाउ कैन यू ऑर्गेनाइज गेम इन लैंग्वेज लर्निंग इन द क्लासरूम, आंसर इन ब्रीफ। यानी कि भाषा शिक्षण के कक्षा में आप किस प्रकार से गेम को ऑर्गेनाइज यानी कि व्यवस्थित करेंगे, इसका उत्तर आपको लिखना है। तो सबसे पहले डिवाइड द क्लास इन टीम्स और ग्रुप, यानी कि जितने भी बच्चे होंगे उनको टीम में और ग्रुप में बांट दिया जाएगा। उसके बाद से ये मेक श्योर होना चाहिए कि जो 2 या 2 से ज़्यादा जो आप टीम बना रहे हैं उसमें सभी में बराबर एबिलिटी और नंबर ऑफ कैंडिडेट होने चाहिए। उसके बाद से गेम शुड बी नरेट क्लियरली इन द क्लासरूम, यानी कि गेम को आप स्पष्ट तरीके से क्लास में बताएंगे। उसके बाद से मदर टंग शुड बी यूज्ड व्हेन इट इज़ नीडेड, यानी कि मातृभाषा का यूज किया जा सकता है जब ये आवश्यक हो। ठीक है, उसके बाद से वाइल एक्सप्लेनिंग द टॉपिक 1 और 2 एग्जाम्पल मस्ट बी गिवन बाय द टीचर, यानी कि जब गेम को एक्सप्लेन किया जा रहा होगा, टॉपिक को एक्सप्लेन किया जा रहा होगा तो एक आध एग्जाम्पल के माध्यम से उसको बताया जा सकता है ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। अगला आप लिख सकते हैं द टीचर मस्ट टेक पार्ट इन द गेम और एक्टिविटी एंड एक्ट एज अ लीडर बिकॉज इट कैन ब्रिंग बेटर रिजल्ट। मतलब कि टीचर को हमेशा एक लीडर के तौर पर गेम में पार्टिसिपेट भी करना चाहिए और उसमें एक्टिव रोल भी प्ले करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद से आप देख सकते हैं गेम शुड बी विद इन द लिंग्विस्टिक कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड, यानी कि जो भाषाई क्षमता है बच्चों का उसके अंदर ही गेम रहना चाहिए। ठीक है, अगला आप लिख सकते हैं स्कोरिंग इज ऑल्सो नेसेसरी टू रेज रियल टीम स्पिरिट, यानी कि अगर कोई टीम जीतती है तो उसको स्कोर भी दिया जाना चाहिए ताकि कम से कम एक रियलिस्टिक गेम के तौर पर अभ्यर्थी इसको स्वीकार कर पाए। अगला आप लिख सकते हैं द टीचर कैन नेम द टीम ऑल्सो, बच्चों के द्वारा जो टीम बांटी गई है, मतलब जो 2 या 2 से ज़्यादा टीम है उनमें उनका नामकरण भी टीचर के द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा जो टीम जीतेगी उसको पुरस्कार के तौर पर शाबाशी या फिर इस प्रकार से कुछ प्रत्यक्ष
इनाम दिया जा सकता है ताकि बच्चे और ज़्यादा आगे भविष्य में इस प्रकार के गेम में भाग लेने के लिए उत्साहित रहें। दोस्तों हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही वीडियो लाने के संदर्भ में। बात करेंगे इस प्रश्न पत्र के अंतिम प्रश्न की। 18वां प्रश्न पूछा गया था, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड फ्रेम 4 क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। यानी कि दिए गए पैराग्राफ को पढ़ करके आपको 4 क्वेश्चन बनाने हैं। कोई भी 4 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। पैराग्राफ दिया गया है, इट सीम्स स्ट्रेंज दैट पीपल ओबे अ सिंगल पुलिसमैन। मतलब कि ये आश्चर्य की बात है कि एक अकेले पुलिस वाले के आज्ञा का पालन लोग करते हैं। ही पुट्स फॉरवर्ड हिज हैंड, यानी कि वह अपना हाथ आगे करता है। एंड मोटर कार्स एंड कैरेज स्टॉप्स एट वंस, और मोटर गाड़ी और कैरेज तुरंत रुक जाते हैं। ही कैचेज अ थीफ एंड द थीफ गोज विद हिम क्वाइटली। वाई इज इट सो? इट इज बिकॉज द सिंगल पुलिसमैन हैज ऑल द पावर्स ऑफ द लॉ विद हिम। People are not afraid of him, they are afraid of the law which he stands for। मतलब कि पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, तो इसके जवाब में ये बताया जा रहा है, इट इज़ बिकॉज द सिंगल पुलिसमैन हैज द ऑल द पावर ऑफ लॉ। मतलब कि उस इकलौते पुलिस के पास सभी शक्तियां हैं, कानून के द्वारा उसको प्रदान की गई हैं। आगे बताया जा रहा है, पीपुल आर नॉट अफ्रेड ऑफ हिम, मतलब लोग उस पुलिस वाले से नहीं डरते हैं। दे आर अफ्रेड ऑफ द लॉ विच ही स्टैंड्स फॉर, मतलब कि लोग उस पुलिस वाले से ना डर करके उसके द्वारा जो कानून लागू कराया जा रहा है उससे डरते हैं, मतलब उस कानून से डरते हैं। पहला प्रश्न इस पर आधारित आप बना सकते हैं कि वाई पीपल ओबे अ सिंगल पुलिसमैन ऑर्डर्स। दूसरा प्रश्न इस पर आधारित बनाया जा सकता है कि वाई पीपल अफ्रेड ऑफ द सिंगल पुलिसमैन। तीसरा प्रश्न इस पर आधारित बनाया जा सकता है, पुलिसमैन हैज पावर्स ऑफ विच टाइप। चौथा प्रश्न इसके संदर्भ में बनाया जा सकता है, हाउ मोटर कार्स एंड कैरेज स्टॉप्स। तो इस प्रकार से इस पैराग्राफ पर आधारित कोई भी 4 प्रश्न आप बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही चारों प्रश्न, कोई भी आपके मन में जो उत्पन्न हो रहा है इस पैराग्राफ के आधार पर आप बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी प्रश्न पत्र का पूरा पेपर सोल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और साथ ही डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए, जो कि पिछले 5 वर्षों में पूछे गए हैं, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।